गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग 1909 का अधिनियम लेने जा रहे हैं और 1909 के अधिनियम की क्या खासियतें थीं, क्या मुख्य मुख्य सेलिएंट फीचर्स रहे, हम उसको देखने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो सेलिएंट फीचर हमें इसमें देखने को मिल रहा है वो है विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, एक्सपेंशन ऑफ the imperial legislative council as well as provincial councils। 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रत्येक विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानी जाती थी, केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद के नाम से जानी जाती थी, उस केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 60 कर दी गई थी। और जो विभिन्न प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थीं, प्रांतीय विधान परिषदें थीं, उनकी अधिकतम संख्या बढ़ा करके अलग अलग प्रांत में अलग अलग करी गई। जैसे हम बॉम्बे को लें, मद्रास को लें, बंगाल को लें, यूनाइटेड प्रोविंस को लें, बिहार को लें, उड़ीसा को लें, तो इन जगहों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 50 कर दी गई, जबकि पंजाब, बर्मा, आसाम, इनके सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई। पदेन सदस्य इसके अलावा थे, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे वो अतिरिक्त रूपों में थे। दूसरा जो सेलिएंट फीचर हमें इसमें देखने को मिल रहा है वो है सर्वोच्च व्यवस्थापिका परिषद में सरकारी बहुमत, मीन्स ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटेन्ड बाय द एक्ट ऑफ 1909, या इसको हम ये कह सकते हैं कि रिटेंशन ऑफ ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिमेन्ड इंटैक्ट। प्रत्येक परिषद में 3 प्रकार के सदस्य थे, नॉमिनेटेड, नॉन ऑफिशियल और इलेक्टेड मेंबर्स। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद थी, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाया रखा गया। और उस समय जब ये सुधार किया जा रहा था तो तत्कालीन भारत सचिव के द्वारा ये कहा गया कि केंद्रीय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परिषदों का गठन ऐसा होना चाहिए कि वे कंटिन्यूअसली अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो सर्वोच्च व्यवस्थापिका सभा थी, उसमें 37 मेंबर्स ऑफिशियल थे, सरकारी सदस्य थे, और जो 23 मेंबर्स थे वो नॉन ऑफिशियल थे, वो गैर सरकारी सदस्य थे। इन सरकारी सदस्यों में से 28 को गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, और बाकी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे। और जो गैर सरकारी सदस्य थे, उन गैर सरकारी सदस्यों में 5 गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होते थे और बाकी निर्वाचित हुआ करते थे। नेक्स्ट जो अपन लेंगे वो है प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत। पहले अपन ने देखा है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में सरकारी बहुमत बनाए रखा जा रहा है और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में गैर सरकारी बहुमत बनाए रखा जा रहा है। हालांकि इसको एक स्वागत योग्य कदम कहा जाना चाहिए। इट वॉज सर्टेनली अ वेलकम फीचर, बट इट डिडंट मीन दैट the provincial legislative councils began to have the majority of electoral elements, means इन लोगों के यहाँ पर ये सदस्य संख्या बढ़ा दी गई, गैर सरकारी बहुमत बढ़ा दिया गया, निर्वाचित लोगों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इन निर्वाचित सदस्यों के हाथों में कोई बहुत बड़ी चीज आ गई। कारण
कि स्थानीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत से ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था, क्योंकि जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जो उनकी लॉ मेकिंग पावर्स थी, वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। दूसरे, अगर किसी प्रांतीय परिषद की सरकार ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून बना भी देती थी तो गवर्नर अपने वीटो पावर का प्रयोग करके उसे रद्द कर सकता था। तीसरे, जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, वे विभिन्न वर्गों से थे, विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए वो कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते थे। चौथा, स्थानीय परिषदों में केवल गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था, निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का नहीं। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो नामांकित गैर सरकारी सदस्य थे, उन गैर सरकारी सदस्यों की वफादारी के ऊपर उनको पूरा विश्वास था और बंगाल को छोड़ करके हर प्रोविंस में सरकारी और नामांकित गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। तो रिजल्ट इसका ये हुआ कि विधान परिषदों में सरकार का स्पष्ट बहुमत तो था, लेकिन इस स्पष्ट बहुमत के बूते प्रांतीय विधान परिषदें सरकार को किसी प्रकार से कोई भी कंपेल नहीं कर सकती थी, उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट इसमें अपन लोग लेंगे सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। इसी से ही कोरिलेटेड एक पॉइंट मैं इसके साथ साथ ले रही हूं और वो है सर्वोच्च व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित सदस्य का होना, इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता लोग थे, जो ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे लोग थे, उनका ये मानना था कि इंडिया टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के लायक नहीं है, भारत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें विभिन्न और विरोधी हितों वाली अनेक जातियां, धर्म और संप्रदाय पाए जाते हैं और इसीलिए उनकी दृष्टि में भारतीय विधान परिषदों में वर्गों और हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व को संभव माना गया और उसे ही प्रायोरिटी दी गई। तो 1909 का ये जो अधिनियम लाया गया, उसमें विभिन्न वर्गों के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 5 मुसलमानों के द्वारा, 6 जमींदारों के द्वारा, 1 मुसलमान जमींदार के द्वारा और एक बंगाल और बॉम्बे के वाणिज्य मंडल के द्वारा, मीन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और बाकी 9 प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अब इसी से कोरिलेटेड एक सेलिएंट फीचर अपन ले रहे हैं, वह है सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। ये अपन अभी जस्ट देख करके चुके हैं कि 1919 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, जिसमें अलग अलग वर्गों और हितों के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत हो रही है, क्योंकि उनके पीछे तर्क ये था कि जनरल इलेक्शन और रीजनल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत को हम अभी भारत के ऊपर लागू नहीं कर सकते, जिसको सिंपल शब्दों में कहें कि सामान्य निर्वाचन एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारत के अनुपयुक्त माना गया। विभिन्न वर्गों, हितों और जातियों के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों, वाणिज्य संघों, जमींदारों, विश्वविद्यालयों आदि के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई और इस प्रकार से इस 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक प्रतिनिधित्व को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान की गई, शुरुआत की गई, जो भविष्य में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हुआ, जिसको हम ये भी कह सकते हैं द मोस्ट important feature of the new act was the undue importance that was given to communal interest. नेक्स्ट जो अपन लोग लेंगे वह है
विधान परिषद के कार्य क्षेत्र का विस्तार। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, विधान परिषदें थी, उन विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई, उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। पहले तो ये था कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1909 के अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जिस व्यक्ति ने मूल प्रश्न पूछा है, मूल प्रश्न पूछने वाला सदस्य पूरक प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है। मीन्स मूल प्रश्न करने वाले सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दूसरा, सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का और उसके ऊपर मत देने का अधिकार मिला। बस केवल ये एक जरूरी शर्त थी कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है तो उसके लिए 15 दिन पहले की सूचना दी जानी जरूरी है। इसके साथ ही ये भी एक प्रोविजन किया गया कि वाद विवाद के समय इसमें संशोधन लाया जा सकता था। परिषद के जो प्रस्ताव थे वो स्वीकृत रूप में सरकार के पास भेजे गए थे, जिसे स्वीकार या अस्वीकार करना सरकार के ऊपर निर्भर करता था। तीसरा, वित्तीय मामलों में भी परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई। बजट पर गैर सरकारी प्रभाव बढ़ा दिया गया। सदस्यों को बजट पर विचार करने, बजट संबंधी प्रस्ताव को पेश करने तथा राजस्व और व्यय के मूल विषयों पर मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन व्यय के कुछ मदों पर मतदान नहीं हो सकता था, जिसका निर्धारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया जा सकता था। नेक्स्ट जो खासियत हम इसमें लेने जाएंगे वो है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों का निर्माण करना और उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या का निर्धारण करना और उसी के अनुरूप उनका निर्वाचन किया जाना, उनका मनोनयन किया जाना। 1909 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल भारत सचिव की स्वीकृति से बंगाल में कार्यकारिणी परिषद का निर्माण कर सकता था, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 4 निर्धारित की गई। केवल यही नहीं, अन्य प्रांतों में भी कार्यकारिणी परिषदों का निर्माण किया जा सकता था ब्रिटिश संसद से पूछ करके। हालांकि ब्रिटिश संसद ऐसा करने से रोक भी सकती थी। अब इसमें केवल बंगाल ही नहीं, मद्रास और बॉम्बे की जो कार्यकारिणी परिषदें थीं, उनके भी सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 4 कर दी गई थी, जिसमें कम से कम आधे सदस्य वे होंगे जो 12 वर्ष तक सम्राट की सेवा में भारत में रह चुके हों। लास्ट जो अपना इसका सैलिएंट फीचर अपन लोग लेंगे वो है कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों को नियुक्त किए जाने की मंशा व्यक्त की गई थी। परिषदों ने, अब ब्रिटिश नौकरशाही ने तो इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस मंशा को भांपा और उन्होंने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी। तो इसके परिणाम स्वरूप 2 भारतीयों को भारत सचिव की काउंसिल का सदस्य बनाया गया और एक भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिसको हम एबी कीथ के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं, इट वॉज अनक्वेश्चनेबली ऑफ फार मोर इम्पोर्टेंस देन द स्टेप टेकन by the Secretary of State in 1907 in admitting to his own council of 2 Indians. नेक्स्ट टाइम पे अपन इसकी क्रिटिसिज्म लेंगे और इस 1909 के अधिनियम को लाए जाने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे उसको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।